हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे सर, मैं आशुतोष कुमार प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी के सामने हिंदी साहित्य। जैसा कि हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, पिछले हमने 10 क्वेश्चन पढ़े और 10 क्वेश्चन के माध्यम से कई सारे हमने क्वेश्चंस बनाए। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य, और जिसमें आज का जो क्वेश्चन है इसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे, लगभग पूरा रीतिकाल कंप्लीट करेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पेपर में पूछा गया, हिंदी साहित्य में किस काल को रीतकाल के नाम से जाना जाता है। ये हमारा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में किस काल को रीतकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं 769 से 769 से 1343 ईस्वी तक, 1343 से 1643 ईस्वी तक, 1643 से 1843 ईस्वी तक, या 1443 से 1555 ईस्वी तक। बताइएगा रीतकाल किसे कहा जाता है। जब तक आप लोग बताइए तो हम आप लोगों को बताते हैं कुछ जानकारी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं जो हिंदी साहित्य है, ठीक है, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं 769 से लेकर के 1343 तक की बात करते हैं, इसको हम लोग आदिकाल, याद रखिएगा, इसको हम लोग आदिकाल या फिर वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। किसे क्या जानते हैं? आदिकाल या फिर वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। वीर गाथा काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वीरों से संबंधित रचनाएं बहुत सी देखने को मिलती हैं हमें। आगे हम लोग बात करते हैं 1343 से 1643 तक का जो समय है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर मध्यकाल। क्या बोलते हैं? तो इसमें हम लोग इसको पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं इसको? पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग इसको भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, पूर्व मध्यकाल या फिर भक्ति काल की अगर बात करते हैं तो 1343 से 1643 तक का समय माना जाता है। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं 1643 से 1843 तक को, इसको हम लोग उत्तर मध्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर मध्यकाल कहते हैं, या फिर हम लोग बोले इसको रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। किसके? रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग बात करते हैं एक काल और आ जाता हमारा, कौन सा? 1843 से लेकर के और अब तक इसको हम लोग बोलते हैं। और इसमें भी हम लोग कई सारे युग पढ़ते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन रीतिकाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, पहले हम उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो रीतिकाल से अगर हम लोग बात करते हैं, 2025 के पेपर में क्वेश्चन बना, क्या बना कि रीतिकाल की भाषा क्या है। 2025 में हमारा क्वेश्चन आया कि रीतिकाल की भाषा क्या है। तो आप लोग रखिए, रीतिकाल की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। कौन सी है आपकी? ब्रज भाषा हमारी यहाँ की है, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं रीतिकाल के कौन से कवि है। ठीक है, वीर रस के कवि कौन है? रीतिकाल में वीर रस के कवि किसको कहा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना, कई बार पेपर में बना है, तो याद रखेंगे। भूषण को रीतिकाल का कवि कहा जाता है, 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, भूषण की एक रचना हमसे पेपर में पूछी जाती है, कौन सी? याद रखेंगे, इनकी कृति आप लोग याद रखिएगा, छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ये इनकी रचना है, जो कि हमारी 23 और 25 के एग्जाम में हमसे पूछी गई थी कि छत्रसाल दशक के लेखक कौन है, तो महाकवि भूषण है, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे की अगर हम लोग बात करते हैं पद्माकर, अगर पद्माकर की बात करते हैं, इनकी भी रचनाएं हमारे पेपर में आती हैं, और 2023 के एग्जाम में इसमें से भी हमसे बना गया कि पद्माकर की रचना कौन सी है। तो 2023 में इनकी रचना याद रखिएगा, गंगा लहरी। कौन सी? गंगा लहरी, ये 2023 के एग्जाम में पूछी गई। और उसके अलावा हम लोग बात करते हैं पद्माभरण। पद्माभरण ये भी हमारी इसमें पूछी गई, और ये भी हमारा 2024 के एग्जाम में पूछा गया कि पद्माभरण किसकी कृति है। मतीराम की बात करते हैं, 2023 में पोयम आई ललित ललाम, इनकी कौन सी पोएट्री है? ललित ललाम। ललित ललाम के लेखक कौन है? तो मतीराम है, आपको अच्छे से याद रखने हैं। केशव दास की बात करते हैं, 2023 और 25 के एग्जाम में हमसे क्वेश्चन बना कि केशव दास की रचना कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के लेखक कौन है?
केशवदास हैं और ये भी हमारे रीतिकाल के कवि हैं। ये सभी रीतिकाल के कवि हैं। महाकवि भूषण है, पद्माकर है, मतीराम है, केशवदास है, ये भी पेपर में आता है। इनमें से कौन से आपके रीतिकाल के कवि नहीं है, आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, पेपर में क्वेश्चन बना 2024 में, प्रवृत्ति एवं रचना के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं हैं, आपको याद रखना 3 धाराएं हैं। कितनी हैं? 3 धाराएं हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, भाव विलास के लेखक कौन है? भाव विलास किताब है, इसके लेखक कौन है? 2024 में पूछे गए, याद रखिएगा देव इसके लेखक है। कौन इसके लेखक है? देव लेखक है। आगे बात करते हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? तो आप लोग याद रखिए, रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि हैं आपके भिखारी दास हैं। कौन है? भिखारी दास हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसी में आगे हम लोग देखते हैं आधुनिक काल, जो कि 1843 से अब तक का समय माना जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, जो सबसे पहला युग हमारा आता है भारतीय हिंदू युग आता है। जो भारतीय हिंदू युग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 1868 से ये 1900 तक का जो समय होता है, इसको हम लोग भारतीय हिंदू युग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो समय अवधि है, भारतीय हिंदू युग की समय सीमा क्या है? ये हमसे 2023 के एग्जाम में पूछा गया था कि भारतीय हिंदू युग कब से कब तक रहा है। तो 1868 से 1900 तक का जो समय रहता है, इसको हम लोग भारतीय हिंदू युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, हमसे पेपर में क्वेश्चन बनता है कि भारतीय हिंदू युग की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, इसकी कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं, या इसके कौन कौन से गुण हैं भारतीय हिंदू युग के, ये हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि इनकी जो कविताएं थी, ये इसमें राष्ट्रवादी भावना थी। क्या थी? हमारी राष्ट्रवादी भावनाएं थी इसमें। ठीक है, तो राष्ट्रवादी भावना किसमें हमें देखने को मिलती है? हमारी भारतीय हिंदू युग में देखने को मिलती है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना भी हमारी किसमें आ जाती है? ये इसे में आ जाती है, किसमें? भारतीय हिंदू युग में आ जाती है। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं आगे, इसमें अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, किसका? अंग्रेजी शिक्षा का ये लोग विरोध करते थे कि अंग्रेजी शिक्षा नहीं करनी है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध कौन करता था? भारतीय हिंदू युग के लोग करते थे, आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा हम लोग बात करते थे, ठीक है, तो इनकी ये 3 प्रवृत्तियां हैं। अगर इसकी बात करते हैं, भारतीय हिंदू युग के जनक कौन है? भारतीय हिंदू युग के जनक की अगर बात करते हैं, तो ये भारतेंदु जो हरिश्चंद्र थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नाम जो पड़ा हमारा, क्या पड़ा? भारतीय युग के नाम से इसको जाना गया। आगे अगर हम लोग बात करते हैं द्विवेदी युग की, द्विवेदी युग की बात करते हैं, ये 1900 से अगर बात करते हैं, ये हमारा 1918 तक माना जाता है। 1900 से 1918 तक जो है द्विवेदी युग कहा जाता है इसका। अगर हम लोग आगे इसमें बात करते हैं कि इसके जनक कौन है, या इसके मुख्य कवि कौन से हैं, तो अगर इसकी बात करते हैं द्विवेदी युग के जनक कौन है, या किसके नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है हमारे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हमारा क्या पड़ा है? द्विवेदी युग को जाना गया है। ठीक है, आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो द्विवेदी युग है, ठीक है, इसके कुछ कवि हैं जो पेपर में आया है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन पूछेगा इसके जनक कौन है, तो याद रखिएगा 2025 के एग्जाम में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा, ये आपको ऐसा याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, इसकी एक कवि है, कौन? मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, और इनकी रचनाएं पेपर में बहुत ज्यादा आती हैं। ठीक है, तो मैथिली शरण की अगर गुप्त बात करते हैं, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त कौन थे? द्विवेदी युग के कवि थे। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं, इनको याद रखिएगा, जो मैथिली शरण गुप्त हैं, इनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि प्राप्त है। इनको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय कवि किसको कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इनकी एक रचना पेपर में बहुत ज्यादा आती है, साकेत। कौन सी? साकेत की अगर बात करते हैं, पेपर में बहुत ज्यादा आया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 2022 और 23 के एग्जाम में हमसे पूछा गया कि जो साकेत है किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, भारत भारती, कौन सी रचना है हमारी? ये भारत भारती की अगर हम लोग बात करते हैं, जो भारत भारती रचना है किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। और ये भी हमसे क्वेश्चन जो है 13 में, 14 में और 2020 के एग्जाम में हमसे पूछा गया कि भारत भारती किसकी रचना है। आगे हम लोग बात करते हैं यशोधरा, जो हमारी यशोधरा रचना है, ये भी किसके?
हमारे पेपर में आई और ये भी द्विवेदी युग से रिलेटेड है, पेपर में हमसे पूछी गई। उसके अलावा याद रखेंगे द्वापर, जो द्वापर रचना है ये भी आपके पेपर में आई हुई है, ये भी 2020 के पेपर में हमसे पूछी गई कि द्वापर रचना किसकी है। इसके अलावा हम लोग और बात करते हैं जयद्रथ व्रत, ठीक है, जयद्रथ व्रत। अगर इसकी बात करते हैं, ये किसकी रचना है, ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जो कि हमसे 2012 के एग्जाम में पूछी गई थी। ये सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त से रिलेटेड है, जो कि द्विवेदी युग से है। हम क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारा कहाँ से पूछा जा रहा है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं, यहाँ पे एक हमारे और राइटर है जो कि द्विवेदी युग के ही है। कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये भी हमारे जो कवि हैं द्विवेदी युग के कवि हैं, और इनकी कुछ रचनाएं पेपर में आती हैं डायरेक्ट। जैसे हम लोग बोलते हैं वैदेही वनवास, वैदेही वनवास जो हमारी रचना है, जो कि 2024 के एग्जाम में हमसे पूछी गई। वैदेही वनवास किसी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, याद रखेंगे। उसके अलावा हम लोग पढ़े कि प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास ये किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, जो कि हमारे 10 के पेपर में, 14 के पेपर में, 18 के पेपर में और 20 के पेपर में हमसे पूछी गई। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, आपको अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा एक हमारे और राइटर हैं जो कि द्विवेदी युग के हैं, जिनका नाम है श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण जो पांडे हैं, इनकी एक कृति आपको याद रखनी है, जौहर, ठीक है। तो जौहर जो हमारा है, याद रखिएगा, ठीक है, इनकी कृति है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई है, आपको अच्छे से याद रखना है। ये तो हमने डिटेल किसकी पढ़ी, द्विवेदी युग की पढ़ी, आपको अच्छे से याद रखना है। अगर हम लोग आगे की बात करते हैं, ठीक है, छायावादी युग की, किसकी हम लोग बात करेंगे, छायावादी युग की आगे बात करेंगे, और जाके उसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। छायावाद से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, जो छायावादी युग की समय सीमा है कब से कब तक की है, अगर आपसे पूछी जाए तो ये आपका 1918 से स्टार्ट हुआ और 1938 तक का जो समय रहा, इसको छायावादी युग कहा जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं इसके मुख्य कवि कौन है, ठीक है, तो उसके मुख्य कवि की बात करते हैं, इसमें जयशंकर प्रसाद है। कौन है, जयशंकर प्रसाद, इसमें मुख्य कवि के रूप में जाने जाते हैं आपके छायावादी युग में, ठीक है। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं छायावादी युग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, पेपर में हमसे इसकी विशेषता बहुत ज्यादा पूछता है। छायावादी युग की कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है, बहुविकल्पी में क्वेश्चन हमारा जाता है। अगर छायावादी युग की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आपको सभी विशेषताएं एक साथ में पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले हमारी विशेषता है, ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण। क्या है हमारा, प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण जो हमारा है वो छायावादी से संबंधित है, आपको याद रखना है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं सौंदर्य भावना, ठीक है, तो सौंदर्य जो भावना है ये भी हमारी छायावादी की है, आपको याद रखना है। जो सौंदर्य भावना है ये भी हमारी छायावादी की है, आपको अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं आत्म अनुभूति। आत्म अनुभूति, आत्म अनुभूति और आत्म अनुभूति की भावना, ये भी हमारी किस में आती है, ठीक है, छायावाद में आती है, आपको अच्छे से याद रखना है। करुणा और नैराश्रय, ठीक है, करुणा और नैराश्रय की भावना, ये भी हमारी किस में आती है, ये भी हमारी छायावाद में आती है, आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा हम लोग और बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, श्रृंगार और प्रेम वेदना। श्रृंगार और प्रेम वेदना, प्रेम वेदना ये भी हमारी छायावाद के अंदर आती है, आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग और बात करते हैं कि छायावाद के कुछ लेखक हमारे पेपर में पूछे जाते हैं और उनकी कुछ रचनाएं पूछी जाती हैं, तो आपको छायावाद के कुछ लेखक लिखवा रहे हैं, उनकी कुछ रचनाएं आपको अच्छे से याद रखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग छायावाद के लेखक की। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर छायावाद की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि छायावाद के कौन कौन से लेखक रहे, तो इसमें हम लोग सबसे पहले अगर बात करते हैं छायावाद के जो सबसे मुख्य लेखक है जयशंकर प्रसाद। कौन है हमारे, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं आपको याद रखनी है,
जो कि पेपर में डायरेक्टली हमसे पूछी जाती हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं, जरा आप लोग एक साथ पढ़िएगा जयशंकर प्रसाद की। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, हमारी कौन सी है, कामायनी। कौन सी है, कामायनी इनका महाकाव्य है। क्या है, कामायनी इनका महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, आप लोग याद रखिएगा। उसके अलावा हम लोग पढ़े कि आंसू, ये 2017 के एग्जाम में हमसे पूछी गई कामायनी आंसू किसकी रचना है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं जो झरना है, यह भी हमसे 2017 के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, झरना किसकी करती है, जयशंकर प्रसाद की है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं करुणालय, ठीक है, करुणालय, ठीक है, करुणालय हमें पूछा गया किसकी कृति है। और इसकी बात करते हैं, ये हमारा 2012 और 13 के एग्जाम में हमसे पूछा गया कि करुणालय किसकी कृति है, आपको अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा हम लोग एक लेखक की और की बात करेंगे यहाँ पे, महादेवी वर्मा। किसकी बात करेंगे यहाँ पे, महादेवी वर्मा। जो महादेवी वर्मा थी, ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं हमारे पेपर में हमसे पूछी गई हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं महादेवी वर्मा की, तो सबसे पहले इनको रचना आपको याद रखनी है सांध्य गीत। कौन सी आपको याद रखनी है, सांध्य गीत, ठीक है, जो कि 2013 के एग्जाम में हमसे पूछी गई कि सांध्य गीत किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की है, आपको अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा बात करते हैं निर्जा, बहुत ज्यादा पेपर में आपकी आई है निर्जा की। अगर बात करते हैं 2016 के एग्जाम में, 22 के एग्जाम में और 24 के एग्जाम में हमसे पूछी गई कि निर्जा किसकी कृति है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं अग्नि रेखा, ठीक है, तो अग्नि रेखा की अगर बात करते हैं, ठीक है, अग्नि रेखा ये 2018 के एग्जाम में हमसे पूछा गया कि अग्नि रेखा किसकी कृति है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि दीप शिखा, कौन सी, दीप शिखा किसकी रचना है, तो दीप शिखा भी महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है, जो कि हमसे 2012 और 16 और 24 के एग्जाम में पूछा गया कि, और एक हमसे पूछा गया निहार, ठीक है, निहार किसकी रचना है, ये भी हमसे पूछा गया। उसके अलावा याद रखना पथ के साथी, पथ के साथी ये हमारा भी रिसेंटली पेपर हुआ था 2025 का, उसमें हमसे पूछा गया महादेवी वर्मा किसकी कृति है। महादेवी वर्मा की एक उपाधि है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है, ये छायावादी की लेखिका है, ठीक है, इनको आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके अलावा एक राइटर हमारे और हैं, ठीक है, इसी युग के, कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है हमारे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर बात करते हैं, इनसे भी रचनाएं बहुत सारी पेपर में आती हैं और आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करते हैं, एक इनकी रचना है आपकी अनामिका। कौन सी है, अनामिका, आपको ध्यान रखनी है, जो कि हमसे पूछी गई थी 2012 के एग्जाम में। कब पूछी गई थी, 2012 के एग्जाम में पूछी गई थी। एक रचना इनकी और आपको याद रखनी है तुलसीदास। जो तुलसीदास रचना है, ये भी अगर इनकी बात करते हैं, ठीक है, 2012 के एग्जाम में हमसे पूछी गई थी। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा की अगर हम लोग बात करते हैं, ये किसकी रचना है, तो ये भी 2024 के एग्जाम में पूछा गया और किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा हमारे एक सुमित्रा नंदन पंत को हम लोग देखते हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, सुमित्रा नंदन जो पंत है, इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि हमारे पेपर में पूछी गई हैं, ठीक है। इसमें अगर बात करते हैं, सबसे पहली रचना हमारी है लोकायतन। कौन सी है, लोकायतन, ये कि हमारे 2013 के एग्जाम में हमसे पूछी गई हाई स्कूल में कि लोकायतन किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की है, आपको याद रखनी है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं 2013 में भी आई है और 23 में भी आई है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं इसकी युगवाणी। जो युगवाणी रचना है, ये भी सुमित्रा नंदन पंत की है, जो कि 2023 के एग्जाम में हमसे पूछी गई है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ग्राम्या, ठीक है, ग्राम्या भी इनकी रचना है जो कि पेपर में पूछी जा सकती है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ग्राम्या भी सुमित्रा नंदन पंत की है। उसके अलावा स्वर्ण धूलि, कौन सी, स्वर्ण धूलि, ये भी आपको याद रखना, पेपर में पूछी गई है, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। उसके अलावा आपको याद रखना है युगांत, ये भी रचना किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रगतिवादी की प्रगतिवादी की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो प्रगतिवादी की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि
जो प्रगतिवादी युग है इसकी समय सीमा कब से कब तक की रही है? तो 1938 में हमारा खत्म होता है छायावादी युग, और उसी के बाद हमारा, ठीक है, ये उससे 2 साल पहले 1936 से 1943 तक का जो समय है इसको हम लोग प्रगतिवादी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रगतिवादी कहते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर इसमें बात करते हैं, ठीक है, और इसकी समय सीमा आपसे अच्छे से आपको याद रखनी है। प्रगतिवादी के कुछ कवि हैं आपको याद रखने हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे हमारे शिव मंगल सिंह है, ये भी प्रगतिवादी के हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं नागा अर्जुन, ये भी जो कवि हैं आपके प्रगतिवादी के हैं। उसके अलावा आपको याद रखना है त्रिलोचन कवि हैं, ये भी प्रगतिवादी युग के हैं। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ, ये भी किसके हैं? प्रगतिवादी के हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है, केदारनाथ जो अग्रवाल है ये भी किसके हैं? प्रगतिवादी के हैं, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके आगे हम लोग बात करते हैं प्रयोगवादी। क्या याद रखें? प्रयोगवादी। जो प्रयोगवादी है ये 1943 से और जो अब तक का समय है इसको हम लोग प्रयोगवादी या फिर नई कविता का युग कहा जाता है, याद रखेंगे। और इसकी अगर बात करते हैं, इसके जो मुख्य कवि है कौन है? वो अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। तो इनका पूरा नाम हम लोग याद रखेंगे। इसका पूरा नाम क्या है? तो सॉरी, इनका पूरा नाम क्या है? हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका पूरा नाम क्या है? हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, प्रयोगवादी धारा के कवि हैं, आपको याद रखेंगे। और एक इनकी रचना पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, आंगन के द्वार पर। कौन सी? आंगन के द्वार पर। आंगन के द्वार पर जो रचना है 2023 के एग्जाम में हमसे पूछी गई, ये प्रयोगवादी धारा के कवि हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें एक हमारे और कवि हैं, ठीक है, प्रयोगवादी धारा के, आपको इसमें याद रखिएगा गिरजा कुमार माथुर। कौन है हमारे? गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार जो माथुर है, ठीक है, ये भी हमारे क्या है? गिरजा कुमार माथुर कौन है? हमारे प्रयोगवादी व नई कविता युग के हैं। और इनकी एक रचना है, आपको अच्छे से याद रखनी है, धूप के धान। धूप के धान जो रचना है वो किसकी है? ठीक है, गिरजा कुमार माथुर की है, आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर हम लोग बात करते हैं इस युग की विशेषता क्या है, इस युग की अगर आपसे विशेषता पूछी जाए कि इसकी विशेषता क्या है, तो इनकी एक ही विशेषता है, सीधे सरल शब्दों में, सीधे सरल शब्दों में अपनी बात कहना, सीधे सरल शब्दों में अपनी बात कहना। ठीक है, तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है, जो कि हमने एक ही क्वेश्चन अभी लिया है, क्वेश्चन नंबर 11, और इसको हमने पढ़ा है, इसका काफी लंबा डिटेल निकाल दिया हमने, पूरा लगभग पद्य साहित्य इसी में कंप्लीट कर दिया। इसका क्या कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।